नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। आ, आज हमारा जो टॉपिक है वह है चोलों की शासन व्यवस्था, जिसके अंतर्गत चोल प्रशासन के बारे में, उनकी शासन व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने चोल शासकों के बारे में पढ़ा कि किस तरह से जो चोल पल्लवों के सामंत थे, लेकिन विजयालय द्वारा अपने आप को उस सामंती व्यवस्था से अलग कर दिया गया, अलग हुआ और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक छोटे से राज्य में स्वतंत्र रूप से शासन करने लगा। लेकिन उसके बाद जब राजराज प्रथम शासक बनते हैं तो वो अनेक युद्ध लड़ते हैं और अपने वैवाहिक संबंध के साथ अपने मित्र भी स्थापित करते हैं, मित्र बनाते हैं और एक लंबे चौड़े भूभाग पर जो है अधिकार कर लेते हैं अपनी नौसेना के बल पर और अपनी सेना के बल पर। तो जब राजराज प्रथम के शासन काल में जो एक छोटा सा चोल राज्य था, अब वह विशाल साम्राज्य में परिवर्तित हो गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब राजराज प्रथम शासक बनते हैं तो वह जो है एक विशाल साम्राज्य खड़ा करते हैं और यह दक्षिणी भारत का एक प्रमुख साम्राज्य माना जाता है, चोलों का प्रमुख साम्राज्य माना जाता है। तो इसके बारे में हमने पहले पूर्व की क्लास में हमने अध्ययन किया कि कौन कौन से सम्राट बने, कौन कौन से शासक बने और कौन कौन सी उपाधियां उन्होंने धारण की, कौन कौन से युद्ध किए, किन युद्धों में वह विजित हुए और किन युद्धों में वो पराजित हुए, तो आदि के बारे में हम इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा विषय है या हमारा जो चैप्टर है वह है चोलों की शासन व्यवस्था, यानी कि चोल प्रशासन व्यवस्था कैसी थी, शासन व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे कि चोलों की शासन व्यवस्था कैसी थी। तो शासन व्यवस्था से पहले, चर्चा करने से पहले हम थोड़ी सी एक दूसरी जानकारी कि जब पहले जो राष्ट्रकूट जो थे, जिनका आपसी संबंध इनसे शत्रुतापूर्ण था और बार बार आक्रमण चोल प्रशासन पर राष्ट्रकूटों का होता रहा, लेकिन जब इस आक्रमण से मुक्त हो गए चोलों ने अपनी शक्ति या अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर दिया, तब जो है जब राष्ट्रकूटों के आक्रमण से ये मुक्त हो गए, तब जो है इन्होंने समूचे दक्षिणी भारत पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ली और उनका राज्य पूर्व समुद्र से लेके पश्चिम में पश्चिमी समुद्र तक फैला हुआ था और इसके साथ साथ उत्तर में मैंगलोर के पास से लेके तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में तुंगभद्रा नदी के किनारे उत्तर में मैंगलोर के पास से लेके तुंगभद्रा नदी के किनारे वेगी तक इनका शासन स्थापित हो चुका था। वेगी की सीमाओं तक जो है इनका साम्राज्य फैल चुका था। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ी विशाल साम्राज्य के संस्थापक बने चोल। तो इनके बारे में नीलकंठ शास्त्री महोदय ने कहा है कि और इनका मानना है कि चोल प्रशासन जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली को इन्होंने समग्र हिंदू राज्य में सबसे ऊंचा माना है। जो नीलकंठ शास्त्री जी है वह मानते हैं कि जो समग्र शासन प्रणाली है, जो समग्र हिंदू राज्य में सबसे ऊंची प्रणाली है, इनका नीलकंठ शास्त्री का ऐसा मानना है। तो प्रशासन व्यवस्था की बात करें तो प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहला नंबर आता है राजा का, जो धुरी होता था, केंद्र होता था, प्रशासन का केंद्र या जिसे हम धुरी कहें, वह राजा होता था। तो चोल प्रशासन में, चोल शासन व्यवस्था की धुरी या केंद्र या प्रमुख कहें, वह राजा होता था और राजा का पद जो है देवीय उत्पत्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता था और राजा की मृत्यु होने के बाद उन्हें एक देव रूप में उनकी पूजा भी की जाती थी, ऐसा माना जाता है। और इसके अलावा राजा का जो पद था वह वंशानुगत था और एक राजा की मृत्यु होने के बाद उसका पुत्र, या कई बार ऐसी परिस्थितियां भी हमने देख पढ़ी है कि कहीं उदाहरण भी मिलते हैं कि उनका पुत्र न होकर उनका भाई भी शासक बनता है। तो चोल
प्रशासन में राजा परम शक्तिवान होता था, परम शक्तिशाली माना जाता था और पैतृक उत्तराधिकार प्रचलित था, यानी एक पिता के बाद उसकी संतान या फिर कई परिस्थितियों में उसका भाई या दूसरा कोई भी व्यक्ति जो योग्य होता था शासक बनता था। और इसके अलावा चोल जो शासक थे वह बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते थे। बड़ी बड़ी उपाधियां जो हमने पहले पढ़ी थी कि कौन कौन से शासक ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी, जैसे गंगेकोंड चोलपुरम उपाधि, वल्लभ, और मुख्यतः जो चोलों की उपाधियां थी वो वल्लभ थी, वो वल्लभ भी उपाधि धारण करते थे। तो बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। और इसके अलावा उसे चक्रवर्ती बल कहा जाता था, कहा जाने लगा। और इसके साथ साथ बाद में जो है इनको त्रिलोक सम्राट की पदवी भी मिली, यानी इनको त्रिलोक सम्राट भी कहा जाने लगा। और राजकीय दस्तावेजों में उसका उल्लेख रानियों के साथ किया जाने लगा। इस प्रकार से उनका उल्लेख, बहुत सारी उपाधियां उनको दी गई। उन्हें त्रिलोक सम्राट भी कहा गया और चक्रवर्ती बल भी कहा जाने लगा। और इसके साथ साथ उनके जो उपाधियों के साथ साथ उनका जो है रानियों के साथ जो है दस्तावेजों में, जो राजकीय दस्तावेज जारी किए जाते थे उनमें रानियों के साथ इनका उल्लेख किया जाने लगा। उसे, यानी कि राजा को, जो राजा था इसे समस्त प्रजा का स्वामी भी माना जाने लगा, यहाँ स्वामी भी कहा जाता था। अभिलेखों में राजा के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, यानी कि उल्लेख मिलता है कि राजा को अभिलेखों में क्या कहा जाता था। तो जो राजा को जो है अभिलेखों में अनेक इनके नाम अनेक प्रकार के मिलते हैं। जैसे इनको को कहा जाता था, पेरुमाल या पेरुमन आदिगल, यानी कि महान आदि कहा जाता था। आदि जो है नाम इनके चोलों के अभिलेखों में मिलते हैं। इनके नाम को और पेरुमाल या पेरुमन आदिगल, अर्थात पेरुमल आदिगल का मतलब होता है कि महान शासक। तो इस प्रकार इनके उल्लेख मिलते हैं, इनके नाम भी मिलते हैं। और इसके अलावा जो इनका अभिषेक होता था, यानी कि जब राजा कोई सम्राट बनता था तो उनका अभिषेक कहाँ होता था, तो उनके अभिषेक तंजौर, गंगेकोंड चोलपुरम, चिदंबरम एवं कांची आदि स्थानों पर उनका, इनमें से किसी भी एक स्थान पर जो है उनका अभिषेक किया जाता था। और अभिषेक सामान्य नहीं होता था, अभिषेक के समय एक उत्सव का आयोजन किया जाता था, बहुत बड़ा उत्सव आयोजित किया जाता था। और उस उत्सव के बाद जो है उनका राज्याभिषेक किया जाता था। और इन उत्सवों में कई प्रकार के प्रोग्राम किए जाते थे और बड़ा धूमधाम से उत्सव मनाया जाता था। और इसके अलावा जो पलायिराई, यह जो है चोलों का प्रमुख प्रशासनिक केंद्र था। चोल शासक राजत्व में देवत्व का प्रतिनिधित्व करते थे और इसके साथ साथ मृत्यु के बाद चोल सम्राटों को देव रूप में भी इनकी पूजा की जाती थी, यानी कि इनको देव माना जाता था, देवता माना जाता था और देव रूप में इनकी पूजा भी की जाती थी। इनकी शासन व्यवस्था या जो इनकी जो न्याय व्यवस्था वगैरह थी, तो या फिर उनके बारे में बहुत कुछ, जो चीनी यात्री चाउ जू कुआ आए तो उन्होंने भी इनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो चाउ जू कुआ अपनी पुस्तक चू फानचीन में उल्लेख करते हैं कि सम्राट के रक्षक के रूप में लड़कियों को भी नियुक्त किया जाता था, यानी कि जो अंगरक्षक थे, सम्राट के जो अंगरक्षक थे, राजा के जो अंगरक्षक थे, उनके अंगरक्षकों में लड़कियों को भी नियुक्त किया जाता था। ऐसा चीनी यात्री अपनी पुस्तक चूफान चीन में उल्लेखित करते हैं। तो सबसे प्रमुख जो पद था वह राजा का था और राजा के बाद जो दूसरा प्रमुख पद था वह था युवराज। हम देखते हैं और ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं कि जो युवराज था यह राजा के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पद था और इस पद पर वंशानुगत व्यवस्था, यानी कि पैतृक उत्तराधिकार तो था ही,
लेकिन इसमें ज्येष्ठता का सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता था। जैसे हम दूसरे उदाहरण बहुत सारे शासन व्यवस्था में देखते हैं कि जो पिता का जो ज्येष्ठ पुत्र है उसी को ही युवराज घोषित किया जाता था और वही जो है आगे चलकर सम्राट बनता था, राजा बनता था। लेकिन चोल शासन व्यवस्था में हम ये देखते हैं, एक अलग हटके बात ये है कि चोल शासन व्यवस्था में जो युवराज का पद है वह ज्येष्ठ पुत्र को ही प्राप्त हो, यह जरूरी नहीं था, आवश्यक नहीं था। क्यों? क्योंकि युवराज का पद जो है वह योग्यता के आधार पर ही दिया जाता था। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जहां ज्येष्ठ पुत्र को युवराज का पद न देकर उससे कनिष्ठ पुत्र को युवराज का पद दिया गया। और कहीं कहीं तो उदाहरण ये भी मिलते हैं कि युवराज का पद जो है अपने पुत्रों को न देकर अपने भाई को दिया गया। जैसे हम अधिराज सम्राट अधिराज के बारे में, चोल सम्राट अधिराज के बारे में जब पढ़ते हैं या उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो जो सम्राट अधिराज थे उन्होंने युवराज का पद जो है वह अपने पुत्रों को न देकर अपने भाई राजेंद्र द्वितीय को दिया था, क्योंकि पुत्र शायद योग्य नहीं थे। तो उनकी अयोग्यता के कारण जो अपना भाई था राजेंद्र द्वितीय, तो उन्होंने युवराज राजेंद्र द्वितीय को घोषित किया था। तो इस प्रकार जो युवराज का पद बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसमें एक विशेषता और भी थी कि युवराज जब घोषित किया जाता था, यानी कि युवराज का पद पर किसी को नियुक्त किया जाता था, तो सम्राट अपने जीवन काल में ही किसी को युवराज नियुक्त कर जाता था। तो इस व्यवस्था से, यानी कि अपने जीवन काल में ही किसी को जब युवराज नियुक्त कर दिया जाता था, तो इससे एक फायदा यह भी हुआ कि जो उत्तराधिकारी का संघर्ष जो दूसरी व्यवस्थाओं में, शासन व्यवस्थाओं में हम देखने को मिलता है, जहां जब किसी राजा की मृत्यु होती थी तो उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता था, युद्ध छिड़ जाता था, और उस संघर्ष में जो विजयी होता था वही शासक बनता था। लेकिन इस चोल शासन व्यवस्था में एक विशेषता इसकी यह भी है कि राजा अपने जीवन काल में ही किसी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता था, चाहे वह उसका पुत्र हो या कोई अन्य व्यक्ति, राज परिवार से संबंधित अन्य व्यक्ति। तो इस वजह से इनमें जो उत्तराधिकार के संघर्ष की बात करें तो चोल शासन व्यवस्था में उत्तराधिकार को लेकर कभी संघर्ष नहीं हुए। इस प्रकार इनकी शासन प्रणाली सुदृढ़ रूप से चलती रही। तो और इसके साथ साथ जो उत्तराधिकार यानी कि युवराज जो पद था, वह पद ज्येष्ठता के आधार पर न होकर वह पद था योग्यता एवं उपयुक्तता के आधार पर। जो योग्य है, जो उपयुक्त है युवराज पद पाने के लिए, उसी को युवराज घोषित किया जाता था, नियुक्त किया जाता था, न कि ज्येष्ठ पुत्र को। तो इस प्रकार इसमें उत्तराधिकार से संबंधित ज्येष्ठता का सिद्धांत लागू नहीं होता था। इसके बाद आती है प्रशासनिक इकाइयाँ कि जो चोल साम्राज्य था उनकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाइयाँ थी, उनको प्रशासनिक इकाइयों के रूप में किन किन चीज़ों में विभक्त किया गया था। तो उदाहरण मिलते हैं हमें कि उन्हें संपूर्ण चोल प्रशासन को 6 या 9 मंडलों में विभाजित किया गया था। और इनकी जो प्रशासन व्यवस्था की जो मुख्य धुरी थी या मूल इकाई थी वह थी स्वशासी ग्राम, यानी जो ग्रामीण व्यवस्था थी या ग्राम व्यवस्था थी वह प्रशासन की मूल इकाई थी। और इन कई गांवों को मिलाकर कुरेम या कोटम बनता था या कोटम कहा जाता था उनको। और कई कुरेम और कोटम मिलकर बलनाडु यानी कि नाडु बनते थे, नाडु में विभाजन किया जाता था। और फिर कई नाडु मिलकर जो है मंडलम बनते थे। इस प्रकार संपूर्ण साम्राज्य को भिन्न भिन्न इकाइयों में बांटा गया था। और जो प्रशासन की मूल इकाई जो थी वह ग्राम थी। और संपूर्ण प्रशासन को 9 या 6 मंडलों में विभाजित किया गया था। ग्राम प्रशासन की बात करें कि इनका ग्राम प्रशासन कैसा था, तो ग्राम प्रशासन की व्यवस्था के लिए अनेक प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इनकी ग्राम प्रशासन व्यवस्था जो है वह स्वशासी व्यवस्था थी। और
सबसे महत्वपूर्ण इकाई गांव जो प्रशासन व्यवस्था की थी वह गांव थी, लेकिन इन्हें जो है स्वशासित घोषित किया गया था, यानी कि इन पर किसी प्रकार का ज़्यादातर आधिपत्य या अधिकार नहीं था। ग्राम प्रशासन को संभालने के लिए ग्राम अधिकारी स्वतंत्र थे, उन्हें उन्हें अनेक प्रकार के अधिकार भी प्रदान कर दिए गए थे। तो ग्राम प्रशासन व्यवस्था में देखते हैं कि जो नाडु है वह चोल प्रशासन की एक बुनियादी इकाई थी। जो नाडु है यह जिसे हम नाडु बोलते हैं, बलनाडु बोला जाता है, तो यह जो है प्रशासन की एक बुनियादी इकाई थी। और जो नाडु की सभा होती थी उस सभा को नाटार कहा जाता था। उस सभा को क्या कहा जाता था? नाटार कहा जाता था। जो नाडु की सभा होती थी उनको नाटार कहा जाता था। और इस सभा यानी कि नाटार के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लगाया जाता था। यानी कि इनकी जो सभा होती थी जिनको नाटार कहा जाता था, तो इस सभा के खर्चे के लिए क्या किया था? एक प्रकार का कर लगाया जाता था, और उस कर को जो है क्या कहते थे? नाडु विनियोगम कर कहा जाता था। इनके जो बड़े नगर हुआ करते थे, इन बड़े नगरों को तनियूर कहा जाता था। यानी कि बड़े नगर जो ग्रामों से मिलकर फिर आगे बड़े नगर बनते थे, तो उन बड़े नगरों को तनियूर कहा जाता था। और नीलकंठ शास्त्री महोदय ने तनियूर की तुलना इंग्लैंड के बरों से की है। इंग्लैंड के जो बरो शहर थे उनसे की है। और इसके साथ साथ चोल नगरों की तुलना रोमन साम्राज्य के गाल नगरों से भी की है। तो इस प्रकार नीलकंठ शास्त्री महोदय ने इनकी तुलना इंग्लैंड के बरों और रोमन साम्राज्य के गाल नगरों से भी की है। ग्राम प्रशासन देखें कि ग्राम प्रशासन कैसा था। तो ग्राम प्रशासन जो है 3 तरह की सभाएं हुआ करती थी ग्राम प्रशासन में, जिसमें जैसे ग्राम सभा जो है इनका उल्लेख मिलता है। तो 3 तरह के उदाहरण मिलते हैं अभिलेखों में। वह अभिलेखों में नाम है इनके, एक उर सभा एवं नगरम। तो इन ग्राम प्रशासन में अनेक प्रकार की इकाइयाँ होती थी, और ये जो ग्राम प्रशासन थी यह सबसे उल्लेखनीय विशेषता थी चोल प्रशासन की। और चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं के उल्लेख प्राप्त होते हैं, जैसे उर सभा एवं नगरम। उर सभा एवं नगरम, ये 3 प्रकार के जो है ग्राम सभा के उदाहरण मिलते हैं। और ये जो नगरम है यह एक व्यापारिक नगर तक ही सीमित थे, यानी कि व्यापारिक नगर थे। और इनका संगठन यानी इन नगरों का जो समिति का संगठन जो किया जाता था वह विविध यानी कि अनेक प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता था, जैसे वलिंजियर यानी कि वणज, और अंजुणम और मणिग्रामम, ये अनेक प्रकार की समितियां या व्यापारिक मंडल होते थे, संगठन होते थे। और इन वणज यानी कि व्यापारियों की वणज व्यापारी थे उनकी बस्ती को वीर पतन कहा जाता था, उनको वीर पतन कहा जाता था। और उत्तर मेरु से प्राप्त एक अभिलेख मुदलई कुलम अभिलेख जो द्वितीय शताब्दी का है, इससे चोलकालीन ग्राम प्रशासन का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। जो उत्तर मेरु से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उससे चोलकालीन ग्राम प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन यानी कि स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का यह पहला अभिलेखीय साक्ष्य है, जो मुदलई कुलम से प्राप्त हुआ अभिलेख। तो वह पहला भारत में पहला स्थानीय स्वायत्त प्रशासन का उदाहरण है या अभिलेखीय साक्ष्य है। और इसके साथ साथ यह काल स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल माना जाता है, यानी कि चोल का प्रशासन काल था या शासन काल था, यह स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल भी इसे कहा जाता है। और इतिहासकारों ने ग्रामों को लघु गणतंत्र की संज्ञा दी है। जो इतिहासकार हुए उन्होंने
इसे जो है गांव जो थे, ग्राम थे, जो स्वशासी ग्राम थे, उनको स्वच्छ प्रशासन दिया गया था, तो उनको जो है लघु गणतंत्र की भी संज्ञा दी गई है। ग्राम में मुख्यतः दो प्रकार की संस्थाएं कार्यरत होती थी। गांव में दो प्रकार की संस्थाएं हुआ करती थी। एक थी उर, यानी कि उर जिसे जन सामान्य की सभा कहा जाता था, यानी उर जो है वह जन सामान्य की सभा थी, यानी कि आम लोगों की सभा थी। और दूसरी थी सभा या महासभा, यह जो है वरिष्ठ या फिर हम ये कहें कि अग्रहार, अग्रहार यानी कि जिन्हें उच्च माना जाता था, सबसे आगे की पंक्ति का माना जाता था, यानी कि ब्राह्मण। तो यह ब्राह्मणों को प्रदत्त जो भूमि होती थी और जिन पर ब्राह्मण अपना गांव बसाते थे, तो उसे अग्रहार कहा जाता था। और यह भूमि जो है, यानी कि ये गांव जो है ब्रह्मदेव या मंगलम भी कहलाते थे। और इन ब्राह्मणों के ग्रामों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था, यानी कि ये कर मुक्त भूमि होती थी, जहाँ पर जो है ब्राह्मण जिसे अग्रहार कहा जाता था, और उस भूमि को अग्रहार कहा जाता था जो ब्राह्मणों को प्रदान की जाती थी, और ब्राह्मण जो वहाँ अपना गांव बसाते थे, यह कर मुक्त होती थी, और इनको ब्रह्मदेव और मंडलम भी कहा जाता था। इसके अलावा जो ये सभाएं थी या सभा थी, इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। सभा का कार्यकाल कितना होता था? 3 वर्ष का कार्यकाल होता था, 3 वर्ष का कार्यकाल होता था। और इसके लिए इस सभा में जो नियुक्त किए जाते थे, या इसके लिए बहुत सारी योग्यताएं निर्धारित की गई थी कि कौन कौन सी योग्यताएं थी, या कौन उनके बारे में देखेंगे। तो इसके पहले कि पेरुबुरी सभा को कहा जाता था। जो पेरुबुरी थी वह उसे सभा जो था, उसे सभा को पेरुबुरी कहा जाता था। और इस सभा के सदस्यों को पेरुमंकल भी कहलाते थे, यानी कि जो सदस्य थे वह पेरुमंकल कहलाते थे। ग्राम 30 वार्डों में बांटा जाता था। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता था, यानी कि एक प्रतिनिधि चुना जाता था। और इस प्रतिनिधियों की योग्यता क्या थी, यानी कि कुछ ऐसी योग्यताएं निर्धारित की गई थी। अगर उन योग्यताओं को वह प्रतिनिधि पूर्ण नहीं करता है या मेल नहीं खाता है, तो उसे प्रतिनिधि नहीं चुना जाता था। तो वह योग्यताएं क्या थी? वह अनेक प्रकार की योग्यताएं थी। जैसे पहली योग्यता थी वह थी उसकी आयु, यानी कि जो प्रतिनिधि चुना जाने वाला है उसकी आयु 35 से 70 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी 35, कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 70 वर्ष उसकी आयु इनके बीच होनी चाहिए। और दूसरी योग्यता थी कि वह एक वेद एवं उसके भाष्य का ज्ञाता हो। वह एक वेद, 4 वेदों में से किसी भी एक वेद का एवं उसके भाष्य का ज्ञाता हो, यह भी योग्यता थी उसकी। अगर उस किसी वेद का और उसके भाष्य का ज्ञाता नहीं है तो उसे प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया था, उसका चुनाव नहीं होता था। तीसरी शर्त थी कि शूद्रों के संपर्क से दूषित न हुआ हो, यानी जो सदस्य चुना जाने वाला है वह शूद्रों के संपर्क से बिल्कुल दूर रहा हो, यानी कि शूद्रों के संपर्क में नहीं आया हो और वह अपवित्र न हुआ हो, क्योंकि प्राचीन काल में ये मान्यता थी कि शूद्रों के संपर्क में आने से जो व्यक्ति है, यानी कि जो श्रेष्ठ व्यक्ति है या उच्च स्वर्ण के व्यक्ति है, वह अपवित्र हो जाते थे। तो चोलकालीन शासन व्यवस्था में भी हाँ ये देखा जाता है कि उस व्यक्ति को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाता था जो शूद्रों से संपर्क रखता था या उनके संपर्क में आया था, क्योंकि शूद्रों के संपर्क में आया हुआ व्यक्ति को अपवित्र माना जाता था और उसे प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाता था। चौथी शर्त थी कि पिछले 3 वर्षों में उसका चुनाव वारियम में न हुआ हो। जो वारियम थी सभा, उसमें से इनका चयन पिछले 3 सालों में उसका चयन, उस व्यक्ति का चयन नहीं हुआ हो। और 5वीं शर्त थी कि वह 1/4 वेली यानी एकड़, तो 1/4 वैली यानी कि लगभग 1.5 एकड़ भूमि का मालिक हो और अपना निजी आवास उसके पास हो, 1.5 एकड़ जमीन का मालिक हो, और इसके साथ साथ वह जो है उसका स्वयं का मकान होना चाहिए, निजी आवास होना जरूरी था। इसके अलावा छठी शर्त थी
कि वह अपराधी चरित्रहीन और समिति की आय व्यय में घोटाला करने वाला न हो, यानी कि वो अपराधी किस्म का व्यक्ति न हो और न ही चरित्रहीन हो और न ही कोई घोटालेबाज व्यक्ति हो। अगर ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किया जाता था। अब इन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होता था? तो इनका चयन एक लॉटरी द्वारा किया जाता था, यानी एक लॉटरी के माध्यम से इनका चयन किया जाता था। और एक अबोध बालक, अबोध यानी मासूम बालक, नादान बालक, अभी जिसका जो ज़्यादा समझता नहीं है, छोटा अबोध बालक, तो उससे यानी उनके नाम लिखकर फिर एक किसी को टोकरी में डाल दी जाते थे और फिर उस मासूम बच्चे को लाया जाता था और उन्हें जो है उन नामों में से पर्ची निकालने के लिए कहा जाता था। तो जो है जिसके नाम की पर्ची निकालता था उनको जो है नियुक्त कर दिया जाता था। तो इस प्रकार उनका चयन जो है वो लॉटरी पद्धति से किया जाता था और उसे कुडवोले कहा जाता था, यानी कि जो लॉटरी थी उसे कुडवोले कहा जाता था। कुडवोले, इस लॉटरी पद्धति को कुडवोले कहा जाता था। तो यह इनकी विशेष योग्यता थी और उनका पद्धति थी चयन पद्धति, और इनका कार्यकाल होता था 360 दिन, यानी कि एक साल। 360 दिन इनका कार्यकाल हुआ करता था। जो चयन की जाते थे प्रतिनिधि, उनका कार्यकाल 360 दिन का होता था और एक वर्ष बाद फिर जो है पुनः नए सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। लेकिन एक बात इसमें विशेष यह भी है कि जो प्रतिनिधि नियुक्त किए जाते थे उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाता था, यानी ये मुफ्त में काम करते थे। इन्हें किसी प्रकार का ग्राम के द्वारा या ग्राम सभा के द्वारा किसी प्रकार या फिर सम्राट के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी वेतन नहीं दिया जाता था, न ही किसी प्रकार का कोई पारिश्रमिक दिया जाता था। ये निःशुल्क रूप से कार्य करते थे। इसके बाद जो ग्राम सभा थी, क्योंकि स्वायत्त शासन ही यहाँ की प्रमुख विशेषता थी, तो ग्राम सभा को अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। वह ग्राम सभा जो थी वह ग्रामवासियों पर कर लगा सकती थी, कर लगाने का अधिकार था, कर वसूलने का अधिकार था और इनके साथ साथ उन प्राप्त कर को, वसूले गए कर को केंद्रीय राजकोष में जमा कराने का भी इनका अधिकार था। इसके अलावा वेगार, जिसे वेटी कहा जाता, बेगार व्यवस्था, बेगार प्रथा जिसे हम कहते हैं, तो जिसे उस समय वेटी कहा जाता था, तो ये बेगार लेने का अधिकार भी ग्राम सभा को था। और ये जो ग्राम सभाएं थी यह बैंक का कार्य भी करती थी, यानी पैसों का लेन देन का कार्य। जिस प्रकार हम बैंक से लेन देन का कार्य करते हैं, तो उसी प्रकार उस समय यानी कि चोल प्रशासन में या चोलकालीन समय में जो ग्राम सभाएं थी वह बैंक का कार्य भी करती थी। और इसके साथ साथ बैंक का कार्य के साथ साथ उस ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाले या रहने वाले लोगों पर न्यायिक अधिकार भी रखती थी। यानी अगर उन ग्रामीणों के बीच में या ग्राम सभा में जितनी क्षेत्र आता है उनके बीच में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, किसी प्रकार का भी विवाद, चाहे वो दीवानी हो या फौजदारी हो, तो उन पर न्यायिक अधिकार या इसी ग्राम सभा का होता था और ग्राम सभा ही उनमें जो है समझौता या न्याय व्यवस्था संभालती थी, न्याय व्यवस्था करती थी। इसके अलावा जो न्याय समिति थी उनको न्यायातार कहा जाता था। जो न्याय समिति थी उनको न्यायातार कहा जाता था। इसके अलावा एक मध्यस्थ थे, जो मध्यस्थ थे वह थे जिनके द्वारा न्याय व्यवस्था हो जाती थी या कार्य का काम करता था, दूसरा कार्य इस प्रकार का कार्य। तो जो मध्यस्थ है यह केंद्र द्वारा ग्रामों में नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी होते थे। इन्हें वेतन दिया जाता था, ये वेतन भोगी कर्मचारी होते थे जिनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? जिनकी नियुक्ति जो है केंद्र द्वारा यानी कि सम्राट द्वारा की जाती थी। दूसरा नाम आता है आयगार का। आयगार जो है यह ग्राम की आय व्यय का लेखा जोखा या निरीक्षण करते थे और ये आयगार भी केंद्र द्वारा ही नियुक्त वेतन भोगी कर्मचारी हुआ करते थे। यानी दोनों की नियुक्ति किसके द्वारा आती थी?
दोनों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा होती थी और इनको वेतन भी सम्राट द्वारा दिया जाता था। मध्यस्थ जो थे वह ग्रामों में नियुक्त वेतनभोगी कर्मचारी थे। उसी प्रकार आयगार जो थे वह ग्राम की आय व्यय का निरीक्षण किया करते थे। चोल न्याय व्यवस्था कैसी थी? न्याय व्यवस्था के बारे में अनेक उदाहरण मिलते हैं, उल्लेख मिलते हैं। तो जो न्याय व्यवस्था थी वह जो सम्राट जो था, यानी कि चोलों का सम्राट, तो सम्राट न्याय का प्रमुख था। अंतिम फैसला जो है सम्राट का ही होता था। और इस न्याय व्यवस्था यानी कि चोलकालीन न्याय व्यवस्था का विस्तृत रूप से विवरण जो है चीनी यात्री जिनका नाम चाउ जुकुआ था, उन्होंने अपनी पुस्तक चू फान चिन में विस्तृत रूप से इन चोलों की न्याय व्यवस्था का उल्लेख किया है। और अभिलेखों में सम्राट के जो न्यायालय है उनको धर्मासन कहा गया है। यानी धर्मासन किसे कहा गया है? धर्मासन जो है वो सम्राट के न्यायालय को कहा गया है। अर्थात चोल शासन व्यवस्था में जो सम्राट है वह न्याय व्यवस्था का प्रमुख केंद्र है। यानी कि अंतिम फैसला किसी व्यवस्था में, अंतिम फैसला जो है वह सम्राट का ही मान्य होता था। और इससे पूर्व के निचले जितने भी न्यायालय होते थे वह अपना फैसला देते थे, लेकिन अगर किसी को वो फैसले मंजूर नहीं होते थे तो अंतिम अपील जो है वह सम्राट के न्यायालय में कर सकता था, जिसे धर्मासन कहा जाता था। अभिलेखों में उसे धर्मासन, चोल कालीन जो अभिलेख मिले हैं उनमें धर्मासन उसे कहा गया है। और जो धर्म भट्ट यानी कि न्यायाधीशों को धर्म भट्ट कहा जाता था, जो न्यायाधीश हुआ करते थे, जो न्याय व्यवस्था के लिए नियुक्त किए जाते थे, उनको धर्म भट्ट कहा जाता था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में न्याय करने के लिए जो है विद्वान पंडित जो लोग होते थे, जो बहुत विद्वान होते थे, उनकी भी मदद ली जाती थी, उनकी भी सहायता ली जाती थी। कोई सी ऐसे मामले को जहां न्यायालय सुलझा नहीं पाता था तो जो विद्वान पंडित हुआ करते थे उनसे भी सलाह मशवरा या सहायता ली जाती थी। न्याय प्रक्रिया बिल्कुल बहुत ही सरल थी और इसमें वादी और प्रतिवादी दोनों ही अपना पक्ष स्वयं रखते थे। यानी उन्हें किसी, जैसी आजकल की जो न्याय व्यवस्था है, वादी और प्रतिवादी का पक्ष कौन रखता है? वकील रखते हैं। लेकिन चोल प्रशासन व्यवस्था में इस बिचौलिए अर्थात वकीलों की कोई आवश्यकता, यानी कि बीच में जो न्याय प्रणाली में जो मुख्य सहायक होते हैं, क्योंकि आजकल के कानूनों को आम जनता नहीं समझ पाती है, तो उसके लिए वकील जो है वह लड़ता है। लेकिन चोल प्रशासन में जो है इस प्रकार वकील नहीं हुआ करते थे। वादी अपनी बात स्वयं रखता था और प्रतिवादी अपनी बात स्वयं रखता था, उन्हें किसी प्रकार के वकील वगैरह नहीं हुआ करते थे। और इस शासन न्याय व्यवस्था में विशेष तौर से इस बात का विशेष ख्याल रखा जाता था, ध्यान रखा जाता था कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो जाए और उन्हें ये लगे कि जो न्याय किया गया है वह बिल्कुल ही इस तरह से किया गया है कि आदर्श न्याय के मानदंडों के आधार पर ही किया गया है। किसी भी पक्ष को यह न लगे कि उसके साथ अन्याय हुआ है या उसके प्रति जो है द्वेषपूर्ण या किसी प्रकार की अन्यायपूर्ण कार्रवाई की गई है। यानी कि दोनों पक्ष संतुष्ट हो और उन्हें लगे कि जो न्याय हुआ है वह एकदम आदर्श मानदंडों के आधार पर किया गया है, आदर्श मानदंडों का पालन करते हुए किया गया है। तो इस प्रकार की न्याय व्यवस्था भी थी। और दंड के रूप में, यानी कि दंड क्या किस प्रकार के दिए जाते थे, तो आमतौर पर जो है वह दंड जुर्माने के रूप में ही दिए जाते थे। कोई अपराध, चोरी, डकैती या लूटपाट, जितने भी अपराध हुआ करते थे, तो उन अपराधों के लिए दंड जो है वो जुर्माना दिया जाता था। कहीं कहीं बड़े अपराध की श्रेणी के जो अपराध होते थे तो उन अपराधों की को दंडित करने के लिए ऐसी भी उदाहरण मिलते हैं कि उन्हें जो है मंदिर में अखंड दिया जलाने की भी सजा दी जाती थी। ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। और इसके साथ साथ
क्योंकि न्याय व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, दंड व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, एकदम सरल थी। तो कुछ उदाहरण ये भी मिलते हैं कि बड़े अपराधों या क्रूर प्रवृत्ति के अपराधों पर उस अपराधी को कई बार हाथियों के पैरों तले कुचल दिए जाने का भी उदाहरण मिलता है, यानी हाथी के पैरों तले कुचलवाया जाता था और उसे मृत्यु दंड भी दिया जाता था। ऐसे उदाहरण भी प्राप्त होते हैं। लेकिन अधिकांश अपराधों पर जुर्माने की ही व्यवस्था होती थी, उस पर जुर्माना ही लगाया जाता था और मंदिरों में अखंड दीपक जलाने का भी दंड दिया जाता था। इसके अलावा चोलकालीन सेना व नौसेना की बात करें तो चोलों के पास बहुत बड़ी सेना थी। जैसे हम राजराज प्रथम का उदाहरण पढ़ते हैं तो किस तरह से उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए और बहुत सारे युद्धों में वह विजित रहे। उन्होंने चेरों की नौसेना को भी उन्होंने पराजित किया और बंगाल की खाड़ी पर भी अधिकार कर लिया था और इस कारण जो है बंगाल की खाड़ी चोल झील कहलाई। तो इनके पास बड़ी विशाल सेना थी और सेना को 4 अंगों में बांटा गया था, जैसे पैदल सेना, हाथी सेना, अश्वारोही सेना। तो अनेक प्रकार की टुकड़ियाँ होती थी सेना की। जो सेना का प्रधान था वह मुखिया कहें या जिसे प्रधान कहें वह सम्राट हुआ करता था। लेकिन सम्राट के अधीन जो नायक होते थे यानी सेना के जो अन्य टुकड़ियाँ होती थी उन पर भी नायक हुआ करते थे और उनके ऊपर एक सेनापति होता था जो सेना का संचालन करता था। युद्ध क्षेत्र में राजा स्वयं सेना का संचालन करता था और इस राजा की सहायता के लिए इनके सेनापति भी हुआ करते थे। तो सेना में जो है हम बात करें सेना की तो वेलोकारर नाम मिलता है, जो राजा के अंगरक्षक जो दल था, जो पैदल पदाति यानी पैदल जो पैदल सेना थी, जो राजा के अंगरक्षक थे, उन्हें वेलेकाकरर कहा जाता था। और जो अश्वारोही यानी जो घुड़सेना थी, घुड़सवार सेना, उसे जो है कुडीरेचेवगर कहा जाता था, कुडीरेचेवगर कहा जाता था। और इसके अलावा हस्ती सेना थी यानी कि हाथियों का जो दल था उसे कुंजीर मलर या आनेयाटकल कहा जाता था। तो इस प्रकार सेना पद्धति सेना थी, अश्वारोही सेना थी और हाथियों की भी सेना थी और इसके अलावा नौसेना भी थी। ये जो नौसेना बड़ी शक्तिशाली थी। राजराज प्रथम के शासनकाल में उन्होंने एक नई पद्धति चलाई, उन्होंने नौसेना का गठन किया और इसी अपनी नौसेना के बल पर उन्होंने चेरों की नौसेना को ध्वस्त किया, यानी कि चेरों की नौसेना को नष्ट किया और बंगाल की खाड़ी पर इन्होंने अधिकार कर लिया और इसी कारण बंगाल की खाड़ी को चोल झील कहा जाता है। तो इस प्रकार इनकी शक्तिशाली नौसेना भी थी जिसने बंगाल की खाड़ी पर अधिकार किया था और यह बंगाल की खाड़ी जो है चोलों की झील कही जाने लगी। इसके अलावा राजस्व व्यवस्था, जिसे आयन कहा जाता था, तो राजस्व व्यवस्था क्या थी? तो राजस्व व्यवस्था में मुख्य रूप से कर, जो भूमि कर हुआ करते थे, यह इनकी आय का मुख्य साधन था। तो हम देखते हैं राजस्व व्यवस्था में कि वारीपोत जो है वह राजस्व विभाग जो होता था उसे वारीपोत कहा जाता था, यानी कि जो राजस्व विभाग था उसे वारीपोत कहा जाता था और जो प्रमुख अधिकारी होता था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी उसे वारीपोतगक कहा जाता था। यह जो है वारीपोत किसे कहते थे? वारीपोत राजस्व विभाग को कहते थे, जबकि इसका जो प्रमुख अधिकारी था उसे वारीपोतगक कहा जाता था। और इसके अलावा जो भूमि थी यानी कि जो कृषि करने योग्य भूमि, उस भूमि को उपज के उसका सर्वेक्षण करवाया गया विस्तृत रूप से और सर्वेक्षण करवाने के बाद उपज के आधार पर उस भूमि को 12 श्रेणियों में बांटा गया था। यानी जो भूमि थी जो जहां फसल उत्पादन होता था, तो उस उत्पादन यानी कि उपज के आधार पर कृषि भूमि को 12 श्रेणियों में बांटा गया था चोल प्रशासन के अंतर्गत।
और इसके अलावा जो भूमि थी, तो भूमि किस प्रकार की थी, तो उस भूमि के भी अनेक प्रकार का विभाजन किया गया था, यानी अनेक प्रकार की भूमियाँ थी जिनको भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। जैसे प्रभु मान्य भूमि। प्रभु मान्य भूमि किसे कहा जाता था? वह भूमि जो राज्य के स्वामित्व वाली हो उसे, यानी कि जिस भूमि पर राज्य का अधिकार हो, राज्य का स्वामित्व हो, उसे प्रभु मान्य भूमि कहा जाता था। दूसरा प्रकार जो था वो था साल भोगम। साल भोगम का मतलब है कि ऐसी भूमि जो शिक्षण संस्थाओं को प्रदान की जाती थी, जो शिक्षण संस्थाओं को शिक्षा का प्रचार और प्रसार करने के लिए, उनकी आय व्यय का व्यवस्था करने के लिए जो भूमि प्रदान की जाती थी शिक्षण संस्थाओं को, उसे साल भोगम कहा जाता था। तीसरा जो है वह है ब्रह्मदेव या जिसे मंगलम भी कहा जाता था। तो यह भूमि उस प्रकार की भूमि थी, यह भूमि जो है जो ब्राह्मणों को दी जाती थी, ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण शिक्षा प्रदान करते थे या जो यज्ञ हवन आदि करवाते थे, तो उन ब्राह्मणों को जो भूमि प्रदान की जाती थी, भूमि दी जाती थी, उसे ब्रह्मदेव भी कहा जाता था और मंगलम भी कहा जाता था। तो मंगलम और ब्रह्मदेव ये भूमि ब्राह्मणों को प्रदत्त की गई भूमि को कहा जाता था। इसके अलावा जो स्थान है, स्थान किसे कहा जाता था? स्थान वह जो है उसे जो भूमिपति थे, भूमिपतियों के आवास को स्थान कहा जाता था, यानी जहां भूमिपतियों का रहवास था, जहां वो निवास करते थे, उसे स्थान कहा जाता था। इसके अलावा देवदान। देवदान का मतलब था जो मंदिरों को दी गई दान दी गई भूमि जो होती थी, या मंदिरों को जो प्रदान की जाती थी मंदिर की खर्चे के लिए या उसकी व्यवस्था के लिए, तो उसे देवदान कहा जाता था। इसके अलावा वेलन वगाई। वेलन वगाई जो थी, यह भूमि जो है वह थी गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि, यानी कि वेलन वगाई भूमि वह भूमि थी जिसका स्वामी कोई गैर ब्राह्मण किसान होता था, उसे वेलन वगाई कहा जाता था। इसके अलावा परईचेरी। परईचेरी का मतलब था कि कृषि मजदूरों का निवास क्षेत्र, वह क्षेत्र जहां कृषि मजदूर निवास करते थे उसे परईचेरी कहा जाता था। कर व्यवस्था की बात करें कि कर व्यवस्था कैसी थी, तो कर व्यवस्था में जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के कर, अनेक प्रकार के कर लिए जाते थे, तो इनका कर व्यवस्था के बारे में भी बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, जैसे वेटी नटाल, वेटी या नटाल जिसे बेगार भी कहा जाता है, तो ये भी एक प्रकार का कर ही था। इसके अलावा जैसे कदमई, कदमई कहीं कदमई लिखा है, कहीं कदमाई लिखा है, तो यह एक प्रकार का भू राजस्व था। कदमे, यह एक शुल्क था जो अनेक वस्तुओं पर लिया जाता था, जो अनेक वस्तुओं पर व्यापार पर जो शुल्क लिया जाता था उसे कदमई कदमे कहा जाता था। और इसके अलावा जो चौकीदार गांव की चौकीदारी के लिए जो केंद्र द्वारा या ग्राम सभा द्वारा जो चौकीदार नियुक्त किए जाते थे, उनके वेतन के लिए भी एक प्रकार का कर लगाया जाता था, तो उसे जो है पड्डी कावल कहा जाता था। पड्डी कावल मतलब चौकीदारी कर, अर्थात गांव की सुरक्षा के लिए जो कर लगाया जाता था उसे पड्डी कावल कहा जाता था। और इसके अलावा और भी जैसे भवन कर जो था वसूल किया जाता था, उसे मने इरे कहा जाता था, यह एक भवन कर था। और धार्मिक स्थिति उस पर किस प्रकार की थी उस समय चोल शासन काल के दौरान, तो धार्मिक स्थिति के बारे में बात करें तो चोल मुख्य रूप से जो है वह शिव धर्म से संबंधित थे, शिव उनका जो है प्रमुख देवता था, लेकिन इसके साथ साथ वह धर्म सहिष्णु भी थे, यानी उन्होंने जो है दूसरे धर्मों को जैसे जैन और बौद्ध धर्म को भी काफ़ी प्रोत्साहन दिया। तो उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में देखें कि शासक जो थे वह धर्म सहिष्णु थे, और इसके अलावा इन्होंने जो है अनेक
से संबंधित यानी शैव धर्म से संबंधित अनेक प्रकार की उपाधियां भी इन्होंने धारण की थी, जैसे शिवपाद शेखर उपाधि, या फिर अनेक प्रकार की इसके अलावा जो है उन्होंने जो है अनेक प्रकार के शिव मंदिर भी बनाए, शिव मंदिरों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रमुख उनका जो धर्म था वह शिव धर्म से संबंधित थे। शिव को अपना कुल देवता मानते थे और उनकी आराधना करते थे। इसके अलावा जो शिव संत थे उन्हें वे अपना राजगुरु भी नियुक्त करते थे। तो प्रमुख रूप से शिव धर्म को ही इन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन इसके साथ साथ ये धर्म सहिष्णु थे, दूसरे धर्मों का भी सम्मान करते थे साथ साथ, और जैसे इन्होंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म को भी इन्होंने आगे बढ़ाया और अनेक शिव मंदिरों का भी निर्माण कराया। जैसे हम देखते हैं उदाहरण के रूप में कि जो आदित्य प्रथम थे उन्होंने कावेरी नदी के तट पर जो है एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी प्रकार राजराजेश्वर जो थे, मतलब राज प्रथम जिन्होंने राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर बनवाया, तो उन्होंने एक उपाधि धारण की थी, जैसे शिवपाद शेखर की उपाधि उन्होंने धारण की थी। तो इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से वे बहुत ही सहिष्णु थे और शिव के परम भगत होने के कारण अनेक शिव धर्म से संबंधित उपाधियां भी धारण करते थे। और इसके अलावा राजेंद्र प्रथम के प्रयासों से शिव धर्म दक्षिण भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय धर्म बन गया था। जो राजेंद्र प्रथम जब शासक बनते तो उन्होंने शिव धर्म को बहुत प्रोत्साहित किया और उनके अनेक प्रकार के अपने धर्म को, शिव धर्म को प्रसारित करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए और उनके प्रयासों से जो है दक्षिण भारत का शिव धर्म प्रमुख धर्म, लोकप्रिय धर्म बन गया था। और इन्होंने जो है शिव संतों को, जो मतलब राजा हुए, जो चोल शासक हुए, उन्होंने शिव संतों को अपना राजगुरु भी नियुक्त किया। इसके अलावा चोलकालीन स्थापत्य कला और स्थापत्य के बारे में देखें तो चोलों ने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और इसके अलावा जो चोलकालीन मंदिर है वह इतिहास की धरोहर कही जाती है। यानी चोलकालीन मंदिर जो बने उन्हें इतिहास की धरोहर माना जाता है या इतिहास की धरोहर कहा जाता है। क्यों? इसका कारण यह है कि चोलकालीन मंदिरों की दीवारों पर इन्होंने जो है अभिलेख खुदवाए और वे अभिलेख जो है इतिहास जानने के प्रमुख स्रोतों के रूप में काम आते हैं। तो इसी कारण जो है इन्हें इतिहास का ही धरोहर कहा जाता है और चोलों के रूप में अधिकांश जानकारी जो है इन मंदिरों पर उत्कीर्ण अभिलेखों से ही प्राप्त होती है। हालांकि सिक्के भी जो है इनकी जानकारी के स्रोत है, साहित्य भी स्रोत है, लेकिन प्रमुख रूप से जो अभिलेख है वह जो है चोलकालीन प्रशासन व्यवस्था और चोलों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो इन्होंने जो मंदिर बनवाए तो उनके बारे में जो है, यानी कि दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्मित हुए, यानी कि दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली थी, तो इनके द्रविड़ शैली के अंतर्गत जो मंदिरों का निर्माण किया गया, उन मंदिरों की कला को देखते हुए कलाविद फर्ग्यूसन, जिनका नाम था फर्ग्यूसन, तो फर्ग्यूसन ने एक उक्ति कही या एक बात कही, एक कथन कहा। तो उनके अनुसार कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा, यानी कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की तथा जौहरियों के समान उसे पूरा किया। तो दैत्यों के समान, दैत्य यानी राक्षस के समान उन्होंने जो है कल्पना की और उन्होंने उसे जौहरियों की तरह जो है उस अपने विचारों को पूर्ण किया या उसे पूरा किया। तो इस कल्पनाओं को साकार किया। यानी दक्षिण भारत के मंदिर इतने प्रसिद्ध है कि और इतने भव्य है कि उनकी भव्यता, उनकी विशालता को देखकर ही फर्ग्यूसन ने कहा था कि कोई साधारण मनुष्य जो है ऐसी जो है नहीं कर सकता, क्योंकि इन्होंने जो है एक दैत्यों की तरह कल्पनाएं की और उन कल्पनाओं को जौहरियों की तरह पूरा किया। इसी प्रकार गोइत्जे ने कहा था, गोइत्जे ने, कि मंदिर स्थापत्य में चोल युग को इन्होंने स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। तो कौन कौन से स्थापत्य कला में कौन कौन से जो है मंदिर हैं उन्हें देखें तो वह मंदिर है, जैसे कला स्थापत्य में देखें तो वह है जैसे
चोलेश्वर शिव मंदिर जो नार्तमलाई में स्थित है, और इन मंदिर का निर्माण जो है विजयालय द्वारा करवाया गया। तो विजयालय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा सुंदरेश्वर मंदिर जो तिरुकटले में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण आदित्य प्रथम द्वारा करवाया गया। इसके अलावा नागेश्वर मंदिर जो है वह कुंभकोणम में स्थित है, और इसका निर्माण भी आदित्य प्रथम द्वारा ही करवाया गया। और इसके अलावा कोरंगनाथ मंदिर, यह मंदिर जो है श्रीनिवासनलूर में स्थित है, और इस मंदिर का निर्माण प्रातक प्रथम के शासनकाल के दौरान हुआ, यानी कि प्रातक प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर, और जिनके बारे में, जिनकी कला के बारे में, जिनकी विशेषताओं के बारे में अनेक प्रकार की कंपटीशन परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है बृहदेश्वर मंदिर, या जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। वह यह तंजौर में स्थित है, यानी कि ये शिव मंदिर है और यह तंजौर में स्थित है, और इसका निर्माण जो है वह राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया। तो यह मंदिर जो है, यह मंदिर राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया। इस मंदिर की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे पहला यह मंदिर है, भारत का पहला ये मंदिर जिनके चारों तरफ जो है चार दीवारी का निर्माण करवाया गया। इससे पहले जितने भी मंदिर बने उनके पीछे चार दीवारी नहीं बनवाई गई थी, जबकि यह पहला मंदिर है जिसके चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण करवाया गया। और इसके अलावा भारत का यह सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, कहा जाता है। और यह मंदिर ग्रेनाइट, इस मंदिर के निर्माण में ग्रेनाइट पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस मंदिर के विमान जो है वह 13 मंजिल के हैं, 13 मंजिल विमान हैं जो लगभग 60 मीटर की ऊंचाई तक गए हैं और पिरामिड आकार के हैं। और यह जो है मंदिर द्रविड़ शैली में बनाया गया है, और ये इसके विमान जो है वह द्रविड़ शैली में सबसे ऊंचे विमान है। और इसके अलावा मंदिर में त्रिपुरांतक शिव की कांस्य प्रतिमा भी जो है रखी गई है, और मंदिर के बहिर्भाग में, यानी बाहर के भाग में एकासम नंदी की मूर्ति है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नंदी की मूर्ति है। इसके अलावा यहाँ पर जो है नृत्य की 108 कलाएं, जो नृत्य की यानी कि नाचने की जो 108 कलाएं हैं, भिन्न भिन्न कलाएं, तो उन 108 कलाओं को यहाँ मूर्तियों के माध्यम से व्यक्त किया गया है। यह भी इस राजराजेश्वर यह बृहदेश्वर मंदिर की विशेषता है। और इसके अलावा आता है नाम बृहदीश्वर मंदिर। बृहदीश्वर मंदिर जो है इसे जो गंगीकोड चोलपुरम में स्थित है, और इसे जो है राजेंद्र प्रथम ने बनवाया, या इसका निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा कराया गया। तो इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर का विमान भी 8 मंजिला है और पिरामिड आकार का है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चोल प्रशासन के दौरान उनकी कर व्यवस्था, उसकी शासन व्यवस्था, ग्राम स्वायत्त शासन व्यवस्था और उनकी स्थापत्य कला, जिनमें से चोलेश्वर मंदिर, सुंदरेश्वर मंदिर, नागेश्वर मंदिर, कोरंगनाथ मंदिर और विशेष रूप से बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, जो तंजौर में स्थित है, जिसका निर्माण राजराज प्रथम द्वारा करवाया गया। तो कुल मिला के स्थापत्य कला में जो है और ग्राम स्वायत्त शासन प्रशासन में जो है चोल शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान आता है, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है इनको। तो इससे आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।